थ्री और लास्ट पार्ट है हमारा, वो है सर सलमान का। सर सलमान दो सब्जेक्ट कवर करेंगे, एक आपका कॉस्टिंग और इसके अलावा सीएमए और इसके अलावा एमएफए। अच्छा, सलमान की एक छोटी सी स्टोरी है बेटा। FR2 वगैरह सारे बस मैं जब एंड करूँगा ना सलमान के बाद, तो उस वक्त मैं बाकी टीचर्स का भी बता दूंगा आपको। लाइक ए सेड के इस टीचर को थोड़ा टाइम तो मिले ओरिएंटेशन में। अगर सबको एक जगह खड़ा कर देते हैं तो 2-2, 4-4 मिनट मिलते हैं और हर किसी की बात मुकम्मल नहीं हो पाती। तो प्रॉपर बात करने के लिए हमने फर्स्ट सेशन रखा है। सेकंड सेशन हम रखेंगे जिसमें सब आपको हर सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन दी जाएगी। सर सलमान की जो कहानी है वो कुछ इस तरह है कि मेरे पास सर सलमान का पहला मैसेज जो कभी भी आया था। अच्छा, मेरी एक ना बुरी आदत है, बहुत बुरी, जो कभी भी फॉलो नहीं करना। मैं व्हाट्सएप के मैसेज डिलीट नहीं करता, ठीक है। अब इससे आप मेरी शराफत को भी समझ सकते हो कि मैं शरीफ इंसान हूँ, ठीक है। और मेरा फ़ोन मेरी बीवी चार्ज करती है, ये मेरा सबूत हो गया मेरी शराफत का, ठीक है। आप शायद सोच रहे होंगे कि दूसरे वाले सर डिलीट कर देते होंगे। अच्छा, सलमान जो है, इसका मेरे पास पहला मैसेज कब आया होगा? 2020 में। ऐसा सलमान 2020। अच्छा, 2020 में पहला इनका मैसेज आया था टीचिंग के हवाले से कि मैं टीचिंग करना चाहता हूँ। ये ऑलरेडी टीचिंग करते थे, ओके। बहरहाल, और ये इसी सब्जेक्ट के टीचर हैं, कॉस्टिंग के टीचर हैं, सीएमए के टीचर हैं। इनकी पूरी कहानी ये खुद सुनाएंगे आपको, मैं उसको स्पॉइल नहीं करना चाहता। फिर इतने अरसे बाद अच्छा, मैंने इनका नाम भी जो सेव किया हुआ था ना, वो एज अ कॉस्टिंग के टीचर के ही किया हुआ था कि यार ये टीचर है कॉस्टिंग का। इतने अरसे बाद सलमान से जब इस दफ़ा मुलाकात हुई तो पहले तो ये पता था सलमान के बारे में कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी में जॉब करते हैं। इनकी पूरी आर्टिकल्स आपको खुद बताएंगे किस तरीके से उनकी इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, किस तरह है। मगर द मोमेंट मेरी इनसे अभी मुलाकात हुई तो इनसे मैंने बोला, सलमान आई लव यू, इज़ अ वंडरफुल गाय, इट्स अ वंडरफुल। ये इतनी एनर्जी, इतनी मेहनत बंदा, माशाल्लाह जिस लेवल पे वो पहुंच चुका है, उसके बावजूद भी जो उसके अंदर मेहनत और लगन है इस सब्जेक्ट के हवाले से, वो मैं उसकी स्टोरी स्पॉइल नहीं करता। मैं उठा, मैंने उसको गले लगाया, मैंने कहा यार अल्लाह ने तुझे भेजा है सलमान, दिल से लव यू यार, आ जाएँ आप सब्जेक्ट के बारे में अपने बारे में थोड़ा बता दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग यहाँ पर आज आए हैं, ये भी एक बड़ी एक नवाजिश की बात है, क्योंकि आम तौर पर ओरिएंटेशन को स्टूडेंट लेता है हल्का। भाई मैंने क्या करना है आना आके, सोशल मीडिया भरा हुआ है ना मेरे पास कंपैरिजन के लिए। वाई शुड आई गो समवेयर एल्स। मेरे पास तो लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, मेरे पास कराची में भी 3, 4, 5 टीचर का कॉम्बिनेशन पहले से ही मौजूद है। एंड हमारे यहाँ पर जिस बंदे का जो काम है ना, यकीन माने उसके अलावा वो सारे करता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप चले जाएं सोशल मीडिया पे, आप अपना एक कोई शरई मसला लिखें, मुफ्ती के अलावा हर बंदा मुफ्ती होगा, हर बंदा आपको आंसर करेगा। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, उस सब्जेक्ट में बात करेंगे और ये एक स्टोरी लाइन चलती रहेगी। तो तमहीद का मकसद सिर्फ ये था कि एक तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था, और सेकेंडली ये था कि एक ओरिएंटेशन की अहमियत का अंदाज़ा दिलाना था कि जब कभी भी कहीं आपको मौका लगता है, चाहे वो सीए की दुनिया हो या सीए के अलावा दुनिया हो, आप कम अज़ कम जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसकी बेसिक जो पहली क्लास या पहली ओरिएंटेशन या जहाँ पर स्कोप ऑफ स्टडीज़ या किसी भी चीज़ की डिस्कशन हो रही है, आप ज़रूर ज्वाइन करें। फिर आप जो है अपना फिर कयास अगर करते हैं तो ये आपका जो कयास होगा ना, फिर कुछ शायद आपको किसी नतीजे पर पहुंचा दे, अदरवाइज़ वो आपको किसी नतीजे पर अगर पहुंचाएगा भी तो इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा कारगर ना होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, आज की जो हमारी ओरिएंटेशन है, वैसे तो सर तारिक ने तकरीबन चीज़ें कवर कर ली होंगी, सर इम्तियाज़ भी माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, आज इनको देखने का शर्फ हासिल हुआ। इत्तेफाक की बात है, मैं जहाँ जहाँ पढ़ने गया सर इम्तियाज़ वहाँ से स्विच करते गए, ये मेरा इत्तेफाक रहा है इनके साथ। वैसे ही बिज़नेस लॉ के बहुत माहिरीन टीचर में से एक हैं। मैं जैसे रिकमेंड लोगों को करता था ना, तो उस ज़माने में मैं कहता था भाई इन टीचर से पढ़ लो, बस ये बलाएँ, आखिरी बलाएँ होती है ना, उनके नाम होते थे। तो सर इम्तियाज़ मलिक का एक खासा है कि वो जो है बिज़नेस लॉ के, क्योंकि अब तो बिज़नेस लॉ बड़ा डिफरेंट हो गया है,
बिजनेस लॉ की भी एक तारीख है, सर ने पूरी डिस्कस की होगी, कभी सोगा आया, कभी सोगा गया, कभी नेगोशिएबल आया, कभी टूटा, कभी बना, वो एक चलता ही रहा। तो ये एक सारी उसकी तारीख रही है। तो सर इम्तियाज़ मलिक हमेशा उसमें जो है एक की फिगर रहे हैं उसको पढ़ाने में। सर तारीख तो यूँ किसी तारीख के मोहताज नहीं है, आप इनको प्रीवियस एक एसोसिएशन से भी जानते हैं और आज भी जानते हैं, उसमें जो टीटी है वो यही है, और वो जब बना था तब भी मुझे पता था वो टीटी वही यही है, क्योंकि एआरटीटी जिस ज़माने में बना ना, तो मैं आप लोगों की तरह इसी टेबल पे बैठा करता था। आई वॉज स्टार्टेड माई CA इन बैक टू 2013। तो शुरू करते हैं। आज जो हमारी ओरिएंटेशन रहेगी ना, वो इन 4 चीज़ों में घूमेगी। एक तो है कि मेरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है, बड़ा ये अल्लाह ताला ने इस नाचीज़ को जो चीज़ बख्शी है, वरना हम में कोई कमाल नहीं है। आप कहीं पहुंच जाएंगे ना, फिर आपसे मैं पूछूंगा आप में क्या कमाल है। अभी तो सब बोलेंगे सर हम तो आजिज़ बंदे हैं, अभी तो कुछ करने को भी नहीं है ना। जब पहुंचेंगे फिर कमाल का ज़र्फ़ का इम्तिहान तभी होगा इंशाल्लाह। तो वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सेकेंडली कैफ 3 के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। इसमें मैं वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से कुछ डिस्कस नहीं करूँगा कि भाई पास पेपर ये बोलते हैं, फलाना ये कहता है। मैं आपको इस सब्जेक्ट के कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताऊँगा जो आप जेनेरिकली देखेंगे ना, आप खुद भी एनालिसिस करेंगे। आप खुद माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास GCA का डेटा अवेलेबल है, जहाँ पर तमाम पास पेपर अवेलेबल है, तमाम सब्जेक्ट की तारीख अवेलेबल है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको इस सब्जेक्ट के ख़ास करके MFA के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो शायद जब आप मिलाएंगे ना उन टुकड़ों को, तो फिर आपको समझ में आएगा MFA बना क्यों, क्या रीज़न थी। इसके अलावा फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एज ए STT हम क्यों कायम हुए हैं, हमारा जो है कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत सारे तरीक़ों की होती है। आप लोगों में से कोई O लेवल्स A लेवल्स का है? O लेवल्स क्या? ये बंदा जानता है ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीक़ों के लिए बनती है, प्रॉफिट कमाने के लिए बनती है, बाज़ औक़ात सिर्फ कुछ ऑब्जेक्टिव जैसे नॉन प्रॉफिट होती हैं, बाज़ औक़ात कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए बन जाती है। आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन हमारा मसला ये हम इंटर में बस पढ़ते हैं। O लेवल्स में अगर बस पढ़ेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने OA लेवल्स का मैं खुद अच्छा खासा टाइम मैंने टीचिंग की है। बिजनेस स्टडीज़ A लेवल AS और A2 मैंने खुद पढ़ा है, और अकाउंटिंग भी मैंने AS A2 की खुद पढ़ाई है। इवन दो जब अल्लाह ताला ने हाथ दिलाया ना, तो मैं वही शख्स था जब मैं मैथ में, जब इंटर में था और मैट्रिक में था, तो मेरा एक कॉल था, ना मैथ आती है ना मौत आती है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन QT में जब मैंने अपने आप को देखा कि यार इसके बगैर तो गुजारा ही कोई नहीं, तो मैंने उस वक्त आई डोंट नो कितने स्टैटिस्टिक के कितने सवाल थे मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स से मेरे काउंट किए में 2500 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन सोल्व किए थे उस वक्त, मुझे अच्छे से अपने याद है। बाकी का मुझे वो मेरे काउंटिंग वाले हैं, बाकी मैंने कितने रिपीटेटिव किए होंगे वो तो मुझे याद ही नहीं है, और स्टैटिस्टिक्स से भी मुझे याद नहीं, क्योंकि वो उस वक्त तो सर हामिद हकीम और सर नसीम साहब होते थे, बड़े मायनाज टीचर है। कभी आपको मिलने का शर्फ हो तो बड़े ज़बरदस्त टीचर है, मतलब वो खुद स्टैटिस्टिक्स में तो कहता हूँ। ठीक, तो चलें जी शुरू करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। वैसे तो मैं कोई ख़ास चीज़ नहीं हूँ, सर तारिक और सर इम्तियाज़ को देखता हूँ तो अपने कद को बहुत छोटा महसूस करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को इसीलिए करूँगा, जाहिर है आप लोगों ने अगर एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो यू मस्ट हैव समथिंग के सामने वाला जो पढ़ा रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग का है, वो कहाँ पर है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो कैसे वैल्यू ऐड करेगा हमें, क्या ये टीचर फॉर द सेक ऑफ टीचर है या ये वाकई फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आया। टीचिंग के लिए बहुत मौके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये CA OA लेवल वाला लड़का बैठा हुआ है, आप ज़रा पूछे OA लेवल की टीचिंग में पैसे कितने हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी, मैं लिटरल बता रहा हूँ आपको। पैसे कमाने के लिए जगह बहुत है भाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 4 साल हो गए हैं तकरीबन चार्टर्ड अकाउंटेंसी किए हुए हैं। ट्रेडिंग करूँ ना सुबह से बैठ के शाम तक, तो इतने पैसे बना लूँगा कि मुझे जो है नौकरी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं लिटरल बात बता रहा हूँ। अगर मैं सुबह से बैठ के शाम तक, मैं खुद US टैक्स भी जानता हूँ, अगर मैं US टैक्स का ही काम करूँ, आपको शायद ना पता हो 13.5 करोड़ रिटर्न की मार्केट है, कुछ भी ना करूँ, सिर्फ US टैक्स साल के बना लूँ, मैं अपनी एवरेज इनकम से ज़्यादा कमा सकता हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात है ना, अपने आप को है ना, आपको मनवाना होता है, वाई नोट पे जाना होता है। मैं हमेशा है ना लोगों को कहता हूँ कि ये जब आप कहते हो ना ये मुझसे नहीं हो सकता, आप इसके पीछे सिर्फ एक वर्ड ऐड कर लें, ये जो डिफ़िकल्टी है ना, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, ये आपको चैलेंज करेगी। आप सिर्फ वेट करें क्यों, आप बोलते हैं ना ये मुझसे नहीं हो सकता, आप ये क्यों मुझसे नहीं हो सकता, आप देखें आपके अंदर एक खुद बिलीफ पैदा हो जाएगा। तो मैं कुछ इसी तरीके की मखलूक था। अब ये है कि मैं थोड़ा सा अनट्रेडिशनल किस्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, नॉन ट्रेडिशनल हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अपनी आर्टिकल्स की है रिस्क एडवाइजरी में। सारे बच्चे बोल रहे होंगे यार ये कौन सी मखलूक आ गई, रिस्क एडवाइजरी में पढ़ के आया है और हमें फाइनेंस पढ़ाएगा।
देखिए, रिस्क एडवाइजरी ने जो है ना मुझे एक चीज़ सिखाई। जब मैं एक्सटर्नल ऑडिटर से मिलता था एट दैट टाइम, तो मुझे कहते थे कहाँ रिस्क में लग गया यार, क्या सीखेगा। और आप यकीन माने, जब मैं क्वालिफाई हुआ तो मैंने पागल है, इसको पता ही नहीं है वहाँ पर क्या है। रीज़न ये है कि आप फाइनेंशियल करते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हैं वो कब बनती है, एंड में, जब टीवी पे सारे फिगर पड़ चुके होते हैं। मैं कहता हूँ फिगर पहुँचते कैसे हैं, इस पर क्या कंट्रोल्स हैं। तो जो सो कोल्ड कंट्रोल आप कहते हैं ना, इंटरनल कंट्रोल, जो आप ऑडिट में पढ़ते रहेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, आप उसको रट्टा लगा के चले जाएंगे, कुछ को याद कर लेंगे। आप लिटरल माने में उसी रिस्क कंट्रोल का स्पेशलिस्ट था, क्योंकि हमें सिस्टम से, जो आप कहते हैं ना सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल, ये होते क्या है, ये हम करते थे, टेस्टिंग करते थे। सेकेंडली ये है कि जब मैंने रिस्क एडवाइजरी ज्वाइन किया, तब जो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का पाकिस्तान में बूम आना शुरू हुआ था। जो आजकल आप देखते हैं ना हर दूसरी फर्म बीपीओ है, वो उस वक्त आना शुरू हुआ था। आर्थर लॉरेंस और कॉन्ट्योर के अलावा कोई कंपनी नहीं थी मार्केट में उस ज़माने में जिसको कहा जाए कि यार ये इसको कहेंगे बीपीओ। तो उस वक्त आना शुरू हुआ था, तो फर्म्स ने भी ये डिपार्टमेंट शुरू कर दिया था। किसी ने डिपार्टमेंट बना के किया था, किसी ने डिपार्टमेंट के अंदर एक सेगमेंट बना दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चांस लगाया, मैंने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में भी काम किया, तकरीबन 1.5 साल का अर्सा। तो उसमें हम लोग फाइनेंशियल की को सोर्सिंग करते थे। जैसे आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एक लीड आपका है, बाकी हम होते थे, तो हम लोग उस पूरे फाइनेंशियल को रन करते थे। शायद आपने किसी से शायद ही सुना हो, एक एक्सटर्नल वाले बंदे से पूछें क्या कभी आपने IAS सेट अप्लाई किया है, एरर के हवाले से, बड़ा ख़तरनाक IAS है। कभी आप उसको पढ़ेंगे आपको लगेगा ये बातें क्या कर रहा है, वो भी अप्लाई करने का मौका लग गया। तो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला जब आपको रूट चेंज करता है ना, तो वो रूट चेंज करना आपके लिए क्या होता है, खुशाइंद होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब आ जाते हैं मेरी टीचिंग की जर्नी के ऊपर। आई एम टीचिंग सिंस 2014। और एक मज़े की बात बताऊं, टीचिंग में कभी करना ही नहीं चाहता था। उसके पीछे एक रीज़न ये थी, मैंने बोला क्या यार सारा दिन सर खपाना है, पढ़ना है, फिर पढ़ाना है, और इट इज़ रियली हार्ड टू सेल समवन एंड कन्विंस समवन। मैं आपको लिटरल बता रहा हूँ, देखो ये इन्फॉर्मेशन सेलिंग और बाइंग का बिजनेस है, लिटरल बता रहा हूँ। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन सेल करूँगा और आप बाय नहीं कर रहे हैं ना, तो आप मेरे कस्टमर ही नहीं हैं। और यही टीचिंग है। मैं अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना ये भी एक कमाल है, और उस माफ़ी ज़मीर का आपको कायल करना ये कमाल है। तो टीचिंग के अंदर है ना, सामने वाले को कायल करना बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है आप यहाँ हो सकता है आप यहाँ हो, अब आपको सामने वाले को मैच करना है उसके कैलिबर को। तो वहाँ पर एक मुझे बड़ा एक अजीब सा फील होता था, कौन पढ़ाएगा। लेकिन बस ये होता है कि कभी कभार आपके जो है ना बैड डिसीजन गुड साबित होते हैं। अब मैं पढ़ता था उस ज़माने में, जो है ना, मैं प्रायर टू CA मैं जॉब करता था। मैंने सर को अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। मैं एक सप्लाई चेन का प्रोफेशनल बनता, जहन साजी यही थी, भाई BCom शिकॉम करना है, MBA करना है, ज़िंदगी आसान, सप्लाई चेन का प्रोफेशनल बनेंगे। क्योंकि जिस फील्ड में मैं था वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में था। इफ़ यू नो द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जहाँ पर ट्रेडिंग हो रही होती है, टेक्निकली प्रिंसिपल्स के साथ एग्रीमेंट होते हैं, और एक सर्टेन कमीशन या सर्टेन चार्जेस के ऊपर आप पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करते हो। तो उसके अंदर था, और पाकिस्तान का एक वेल रिनोन ग्रुप है, शायद आपको नाम पता हो, UDL डिस्ट्रीब्यूशन। UDL की फार्मा भी है, UDL का मुदारबा भी है, काफ़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, पाकिस्तान के पाइनियर्स में से एक है। जैसे बर्क कॉरपोरेशन है, और दूसरी आपकी अबू दाऊद है, इस तरीके से एक बड़ा नाम है। तो वहाँ पर मैं लॉजिस्टिक और इस तरीके की चीज़ें देखता था। बीकॉम मैंने जब क्वालिफाई किया, तो उस वक्त ये था कि मेरी वालदा बड़ी पीछे पड़ी हुई थी कि CA कर ले, और एक हमारे होते हैं ख़ानदान में एक आध दो लोग होते हैं जो बंदा शनास भी होते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको है ना पुश करते हैं। समटाइम यू नीड अ किक, लिटरली आपको किक चाहिए। और वो वाली किक नहीं बात कर रहा जो सलमान खान ने बताई थी, ये वो वाली किक है जो सच वाली किक होती है। आपको चाहिए कोई बंदा आके आपको किक करे और आपको बोले भाई जा, क्या कर रहा है तू। तो उसके जहन में था कि आई एम इंटेलिजेंट। अच्छा, मैं नहीं मानता था, मैंने बोला पागल वागल हो गया, ऐसी ये कौन करेगा भाई, फेलियर ही फेलियर है। और लिटरली ये है कि मेरे 10-10 हाथों तक कभी चार्ट अकाउंटेंट नहीं है। चार्ट अकाउंटेंट छोड़े, ना मेडिकल का प्रोफेशनल है, ना बिजनेस का प्रोफेशनल है। और मेरे खुद के वालिद जो है मुतवस्सित, जो समझ लीजिए कि फ्रूट का काम करते हैं, इफ़ यू नो, फ्रूट सेलर हैं। तो हम अभी आई डोंट नो एनीथिंग। 2008 में मेरे सामने फेसबुक पैदा हुआ है, तो मेरे सामने तो टेक्नोलॉजी ने रिवोल्यूशनाइज किया है। तो मुझे तो पता ही नहीं था, उस ज़माने में तो गॉसिप ग्रुप भी नहीं होते थे ना भाई, CA के जो बंदा ज्वाइन कर ले और कुछ समझ ले। तो बस उस वक्त चलता रहा एक सिलसिला, किसी ने धक्का लगाया, अल्लाह ताला ने काम बनाया, थोड़ा बहुत फाइनेंसिस के अरेंजमेंट हुए, और मैं CA करने आ गया। अब इसकी एक और स्टोरी है, 7 तारीख को मैं बताना भूल गया था, आप लोग को ही बताता हूँ, साथ ही साथ जिक्र आएगा।
उस ज़माने में 60% बेंचमार्क था सीए का, कि 60% से कम में आप एंट्री लेवल नहीं ले सकते। इंटर में भाई की परसेंटेज थी 59। अब भाई 1%, अच्छा चलो मैंने बीकॉम भी किया हुआ था, मैंने बोला चलो बीकॉम पे दे देंगे। उन्होंने बोला बीकॉम में चाहिए हमें 50%, मेरी थी 49। ठीक है, मैंने बोला भाई मरता तो क्या ना करता, ये तो मुसीबत आन पड़ी है। तो उस ज़माने में एक होता था प्री एंट्री प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसे आजकल क्यूएटी होता है, तो उस ज़माने में पीपीटी होता था। अच्छा मैंने पीपीटी दिया, तो उस ज़माने में मॉड्यूल ABCD स्टार्ट हुआ था, AFC अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, वो दिसंबर 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो मैंने दी दिसंबर के शुरू में अटेम्प्ट दी, सितंबर के अटेम्प्ट के लिए पैसे भरने गया, उसने बोला टाइम तो निकल गया है, मतलब हर चीज़ हो रही है, मतलब हर बैरियर आ रहा है। सितंबर की अटेम्प्ट निकल गई है, दिसंबर की अटेम्प्ट आ रही है, दिसंबर की अटेम्प्ट मैंने जाके दी, चलो करते हैं। इसी इसना में मैंने किसी बैंक्स वगैरह में अप्लाई किया हुआ था, उसके भी रिटर्न टेस्ट होते हैं, जो GTO के रिटर्न टेस्ट होते हैं। अच्छा मैंने वो भी जाके रिटर्न टेस्ट दे दिए, पागल होते हैं ना, मेरे जैसे ही होता है। हमने बोला यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ सही। अच्छा मुझे ये भी यकीन नहीं था मेरा PPT निकल जाएगा, आप सोचो क्या आलम हुआ मेरा। मैंने बोला पता नहीं कैसा होगा, निकल गया तो ठीक है ना, अल्लाह मालिक है। मेरा PPT भी पास हो गया, उधर से GTO का टेस्ट भी पास हो गया, उधर से भी इंटरव्यू की कॉल आ गई, और इधर से मैंने जमा कराना है। करते कराते मैंने बोला यार इससे बुरा नहीं होगा। व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज ना, यू टेक बोल्ड डिसीजन, ये एक जहन में रखिएगा। मैंने बोला यार इससे बुरा क्या होगा सलमान, अगर तू पेपर देता है तू फेल हो जाता है, ये जो इसने की तो जॉब मिल ही जानी है यार, जान छोड़ अल्लाह मालिक के, देखते हैं। और मैंने जो है CA का ये बोल्ड डिसीजन स्टार्ट किया। AFC स्टार्ट हुआ, AFC और कैफ तकरीबन जो है मेरा 2.5 साल के अंदर निकल गया। उस ज़माने में AFC की 6 माह में अटैम्प्ट होती थी, ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। AFC तो अभी हो गया है ना, हर 3 महीने में आ जाओ, पैसे आते जा रहे हैं ना माशाल्लाह, बच्चे भी इंडक्ट होते जा रहे हैं। आई कांट से एनीथिंग मोर, सर तारिक न्यू बेटर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये है कि CA जब CA कैफ हुआ, तो अब जाहिर है जिस तरीके से आजकल बच्चे परेशान होते हैं कि बिग 4, अच्छा उस ज़माने में ये तो मेरे जहन में था कि बिग 4 आर नॉट एक्चुअली, आप ये नहीं कह सकते कि बेस्ट 4 और गुड 4। बिग 4 है, ठीक है, आपको एक अच्छी किक मिल जाएगी, आगे बढ़ने का एक हौसला मिल जाएगा आपको। अल्लाह ताला ने करम किया, बिग 4 में भी अपना हो गया। उस ज़माने में डेलोइट होती थी भाई, जिस ज़माने में मैंने आर्टिकल्स किए उस ज़माने में डेलोइट होती थी। और ये सारा मेरा सिलसिला चलता रहा। तो 2014 से लेके जब से मैंने CA स्टार्ट किया, तब से मैंने ये OA लेवल, जो मैंने बोला ना OA लेवल्स में कौन है, उसकी रीज़न यही थी, मैंने OA लेवल से पढ़ाना शुरू किया। OA लेवल्स के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया मैंने, और इसी साथ साथ मैं CA के बच्चों को भी प्राइवेट ट्यूटोरिंग दिया करता था। जब मेरा कैफ हो गया और CA फाइनल की लाइफ में मैं आ गया, तो CA फाइनल की लाइफ में मुझे जो है एक चांस मिला एक इंस्टीट्यूट के साथ कि मैं उनके साथ CA में, MFA तो था ही नहीं ना, MFA तो पैदा ही समझ लीजिए 3-4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट हुई है, 6 अटैम्प्ट हुई हैं। MFA से पहले जो है ये BMBS वगैरह होता था, तो उस वक्त न्यूमेरिकल 3 ही सब्जेक्ट होते थे, FAR2 होता था, FAR1 होता था और कॉस्टिंग होता था। तो ये तीनों सब्जेक्ट मैंने एक वेल रिनाउंड फैकल्टी के साथ शेयर किए। अब वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना शुरू किए, तो वहाँ पर भी ये था कि आप क्या पढ़ाओगे, तो मैंने बोला मैं तो यही पढ़ाऊँगा भाई का लेवल है नंबर, क्योंकि QT ने जो मोहब्बत बिठाई थी उससे बाहर मैं आ ही नहीं सक रहा था। अब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, कॉस्टिंग वगैरह पढ़ाना शुरू किया, बच्चे भी पास हो गए। इसके बाद मुझे 1-2 असाइनमेंट ऐसे मिले कि कुछ बच्चे कराची के अंदर ऐसे थे जो दूर रहते थे, लेकिन वो किसी वजह से सफ़र करके आ नहीं सकते थे, उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया। एंड इसके साथ साथ फिर मैंने ICMA का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि MFA का पार्ट एंड पार्सल है, वो पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ाता रहा। इवन दो आपने शायद नाम सुना हो SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ICMA में एक सब्जेक्ट होता है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मैंने पढ़ाया, ACAFR कॉर्पोरेट। तो मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, लेकिन मेरा हमेशा जहन जो रहा ना, वो रहा इसी तरफ कि मैंने फाइनेंस की तरफ ही रहना है। तो जब फाइनेंस की तरफ जाते हैं तो नीचे के लेवल पे आपके पास फाइनेंस और कॉस्टिंग के अंदर 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक MFA के लिए। तो सर ने अप्रोच किया, सर ने ये नहीं पूछा कि ये पढ़ाना है, सर ने पूछा तू पढ़ाएगा क्या बता। तो भाई का जहन तो इसी तरफ था, हमने तो ओपन बुक की तरह है, ज़िंदगी ऐसे ही जी है। तो मैं इस तरफ आपके साथ आ गया। अब ये जो मैंने तीसरी बात लिखी है, डिफ्रेंसिएशन ड्यू टू एडवाइजरी एक्सपीरियंस। देखिए एडवाइजरी एक्सपीरियंस और ऑडिट के एक्सपीरियंस में बड़ा फ़र्क है। यू सी थिंग्स विद अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑडिट वाला क्या देखेगा भाई, फाइनेंशियल में उसने एनालिसिस किया, इन्वेंट्री बढ़ी है, इन्वेंट्री के डेज बढ़े हैं, ऑब्सोलेसेंस का रिस्क बढ़ गया,
तो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई होगी, चल मेरा भाई इस पे जाके एनआरबी की टेस्टिंग करते हैं, ये ऑडिट वाला देख रहा है। हम देखेंगे यार इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस हुई क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे का, हमारे पास क्यों ज़्यादा होता है, हम प्रोबेबिलिटीज़ पे नहीं जाते हैं, और अगर जो हो रहा है हम उसकी डीप में जाके रूट कोज आइडेंटिफाई करते थे। एक वीडियो मैंने देखी थी, मुझे एग्जैक्टली नेम रिकॉल नहीं, बोलता था अगर आप 5 बार वाई पूछ लें किसी भी प्रॉब्लम पे, 5 टाइम्स वाई पूछ लें, आप उसकी रूट कोज पे पहुंच जाएंगे। बोलता है 2 पे भी पहुंच सकते हैं, 3 पे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन 5 अल्टीमेट है। 5 बार आपने वाई पूछा ना, आप उसकी रूट कोज पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग उसकी रूट कोज पे पहुंचते थे और उसके ऊपर काम करते थे, और हम लोग डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ना कि आप वैल्यू एडिशन करते हो, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, जो ट्रिपल ईज है बेसिकली, हम उसी के ऊपर काम किया करते थे। तो मेरा एक्सपीरियंस खास करके, और रिस्क एडवाइजरी में जितने लोगों के, वो इसको यकीनन एंडोर्स करेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। हम लोग कंप्लायंस रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क जो उस पर काम करते हैं ना, वो हमें बिजनेस की नॉलेज देता है रादर देन द फाइनेंशियल की नॉलेज। हो सकता है IFRS 9 आपको मुझसे बहुत अच्छा आता हो सकता है आपको मुझसे IAS 32 बहुत अच्छा आता हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बड़ी लिटरल चैलेंज कर रहा हूँ कि आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी में आएंगे ना, तो मैं आपको शायद मात दे दूंगा, क्योंकि मैंने इतने केसेस सॉल्व किए होंगे कि शायद आपको जहन में भी नहीं आएगा। इसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जैसे कि फर्म तक की तो मैंने बात बता दी आपको। फर्म के बाद जो है, फर्म खत्म हुई, कोविड आ गया मेरा इस्तकबाल करने के लिए। इम्तहानात अल्लाह ताला ने कम तो नहीं लेने थे ना, अल्लाह ताला ने जिसको बड़ा बनाना होता है ना, उसके ही इम्तिहान होते हैं, ये जहन में रखिएगा। तो जब अल्लाह ताला ने फिर इम्तिहान लिया, अब उस ज़माने में मरता तो क्या ना करता, आई एम द एल्डेस्ट ऑफ अमंग ऑल माई सिबलिंग्स, ठीक है, तो डिसीज़न बड़े बोल्ड किस्म के लिया करता था मैं। तो वो चलता रहा, एक सिलसिला आया कि 3 महीने में जॉब पे लोग निकाल रहे थे, आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, इट वॉज अ क्वाइट हार्डशिप। मैंने वो जो हार्डशिप देखी ना, तो मैं उस वक्त एक जुमला अभी सर को मैंने बीच में कहा, मैंने कहा सर उस वक्त मैंने जुमला याद कर लिया था कि जॉब आपकी सिर्फ एक लाइन पर टिकी हुई है, जिसका नाम है योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, बस ख़त्म, आपकी जॉब इतनी सी है। जब उसने बोल दिया भाई अस्सलामु अलैकुम, तो आपको खुदा हाफिज़ बोलना है, देयर इज़ नथिंग रीज़न कि आप, देयर इज़ नो रीज़न कि आप रुक जाएं। लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ फिर जॉब और दूसरे भी मशगले साथ साथ जारी रहे, जिसके अंदर मैं फ्रीलांस फाइनेंशियल एडवाइजरी भी दिया करता था, बुक कीपिंग की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। जो मैंने आपको भी ये 13.5 करोड़ रिटर्न वाली कहानी सुनाई ना, ये बड़ी रिसर्च है भाई, ऐसे ही हवा में कोई कहानी नहीं सुनाता मैं, ठीक है। और मैं एक और बात का दिलदादा हूँ, देयर इज़ नथिंग लाइक अ सेल्फ प्रोक्लेम किंग, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा। अगर कोई शख्स दावा करता है ना कि वो सेल्फ प्रोक्लेम किंग में, कोई भी नहीं होता, हमेशा एक्सटर्नल एंडोर्समेंट आती है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ईरान ने एंडोर्समेंट की तो आज़ादी मानी गई ना, दूसरों ने, भारत ने इतने टाइम तक एंडोर्समेंट नहीं दी थी आपको। तो ये याद रखिएगा कि सेल्फ प्रोक्लेम जो होती है ना, वो कुछ भी नहीं होती, असल में दूसरे आपके जो है ना, आपकी तारीफ हमेशा गैर करें, वो तारीफ है, अपने लोग तो करते ही है ना यार, ठीक है। अब मज़ीद ये कि फिर फर्म में आ गए, इंडस्ट्री में आ गए। इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह एक मिली मुझे मैन्युफैक्चरिंग फर्म। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एज़ यू नो गुड्स बनाने हैं, क्या है, कॉस्टिंग नहीं है, कॉस्टिंग है नहीं है। 15,000 SKU का पोर्टफोलियो, 15,000 SKU, यू जस्ट माइंड बॉगलिंग थिंग बता रहा हूँ आपको, बनाते सिर्फ पाइप है। अब आप हैरान हो जाएंगे 15,000 पाइप के SKUs कैसे बन सकते हैं भाई। एक डायमेंशन चेंज हुआ, एक SKU बन गया। एक मटेरियल की विडनेस, मटेरियल है ना, मटेरियल की विड्थ चेंज हुई, लेंथ चेंज हुई, डायमीटर चेंज हुआ, एंड चेंज हुआ, एक SKU बन गया। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज वन ऑफ द पाइनियर भी कह सकते हैं इसको पाकिस्तान में, और वन ऑफ द जाइंट है। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है जो हर नस्ल रंगों का पाइप बनाती है। वो वहाँ पर काम किया, एज ए इंटरनल ऑडिट किया। लेकिन वो कहते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि BPO के एक्सपीरियंस ने मुझे इतना निखार दिया था, और ये फाइनेंशियल की चीज़ों ने, कि वहाँ के फाइनेंशियल कंट्रोलर ने खुद मुझे 9 महीने के बाद रिकमेंड किया कि इस लड़के में जान है, इसको ले लो फाइनेंस में। और वो एक झगड़ा वो सर को बताया था, वो तो छोटी सी चीज़ है, क्योंकि अब जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो भी एक चीज़ें होती हैं। लेकिन बहरहाल फाइनेंस में आ गए। और ऑफशोर कंपनीज, इफ़ यू हैव लिसन आउट इट, के ऑफशोर सब्सिडरीज होती हैं कंपनीज़ की, ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं समटाइम्स, उसके लिए काम किया। आफ्टर दैट जो है, मैंने एक कंपनी है पाकिस्तान में, ई फुलफिलमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका नाम है अलाइड ई कॉमर्स सोल्यूशन। अब इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, पाकिस्तान की पाइनियर है ई फुलफिलमेंट की। ई फुलफिलमेंट क्या होती है, तो आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, आपने फुलफिल बाय दराज का नाम सुना है?
फुलफिल बाय अमेजोन का नाम सुना होगा, बड़ा फुलफिल बाय अमेजोन तो सबके दिमागों में होगा। सनी भाई ने सब कुछ बताया, सबों को इनेबलर्स वालों ने बताया कि फुलफिल बाय अमेजोन एक चीज़ होती है। तो यहाँ पर फुलफिल बाय अलाइड का एक ऑप्शन पाकिस्तान में आया गया और इसको बड़ा, इवन दो दाढ़ी मूंछ जो कि इस वक्त बियर्डेड प्रोडक्ट का सबसे बड़ा लीडर है, वो भी उनका ही कस्टमर है। तो वहाँ पर एक चांस लगा, मैंने फ्रॉम स्क्रैच से जो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बनाया। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस, मतलब आप समझे, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक टेक बेस्ड एंटिटी। लेयर देखें, मैं तो बस चल रहा हूँ लेयरों के साथ, भाई ठीक है यहाँ ठीक है ये वाला करते हैं, लेकिन वही पागलपंती सर वाली बात के इफ अगर आप एग्रीड हो ना कि ये मुझे करना है, यू विल डू इट बाय हुक और बाय क्रूक, जहन साजी वही थी। फिर एक और है, ये सीन हुआ कि अल्लाह ताला ने वहाँ से उठाया, फिर कहा भाई मैन्युफैक्चरिंग में आ गया मैं, और मैन्युफैक्चरिंग में फिर मैं वन ऑफ द लिस्टेड FMCG, शायद आप लोग को नाम तो पता ही होगा, स्माइल इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना है किसी ने? क्या बनाती है भाई? एक प्रोडक्ट तो बताओ भाई, कोकोमो भाई। तो वो बहुत बड़ी FMCG है, लेकिन लोग कोकोमो के नाम से उसको जानते हैं। तो वहाँ पर भी मैं इस वक्त जो है फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस और इस तरीके की, यानी कि इधर भी मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट और उसकी डिजिटलाइजेशन पे काम करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज करता हूँ, इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन उसको डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैंने यहाँ पर करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने क्या करवाई, इधर चांस लगा। अब आ जाते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हिस्ट्री के बारे में। बड़ा अजीब सब्जेक्ट है ICAP का, हमेशा से चैलेंजिंग, हमेशा से डिफ़िकल्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट है ना प्लेसमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहा हमेशा, और कुछ चीज़ें निकली कुछ चीज़ें गई। अगर मैं बात करूं प्री 2013 की स्कीम की, यानी कि 2013 से ये जो अभी स्कीम है, इससे पहले AFC की स्कीम थी, उससे पहले एक स्कीम थी, उस स्कीम के अंदर ये सब्जेक्ट आखिरी था भाई, इसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है। ऑडिट के साथ पढ़ा करते थे, यानी ये मॉड्यूल D में पढ़ते थे बच्चे। मॉड्यूल D का बच्चा सब पढ़ चुका होता था ना यार, उसके पास तो कुछ और पढ़ने को है ही नहीं, वो सब पढ़ चुका है। वो ऑडिट के साथ साथ पढ़ रहा है FAR2, ऑडिट और कॉस्टिंग, अगर 3 लेयर है, वरना बाज़ वक़्त बच्चों के 2-2 भी बचते थे, क्योंकि उस ज़माने में भी 8 सब्जेक्ट होते थे। तो 3-3 पास किए 2 बच गए, या 3-2 पास किए 3 बच गए, इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता था। अच्छा, उसमें भी क्या था कि उस वक्त जो है ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इसमें नहीं होता था। एक सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, अप्रेजल करना, ये चीज़ जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं इन टर्म्स में, वो नहीं था। 2013 में स्कीम चेंज हुई, जो AFC वाली स्कीम आई। अच्छा, मैं स्कीम के नाम से नहीं, मैं AFC वाली, PRC वाली, ताकि आप लोग के जहनों में क्लिक हो। जब AFC वाली स्कीम आई तो इस स्कीम ने क्या किया, उसमें से लेबर निकाल लिया। पूरा लेबर का जो टॉपिक था ना, उसको सिर्फ समझो चंद सत्रों में रख दिया, उसके अंदर कंपनसेशन, लेबर लर्निंग कर्व सब निकाल के ले गए, और यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल उठा के डाल दिया। अब जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल उठा के डाला तो यहाँ पर एक और स्टोरी लाइन आ गई कि भाई ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो किस तरीके से जो है अपना आपका जो है काम कर रहा है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो था ना, वो टेक्निकली कॉस्टिंग के जो CMA कहते हैं बेसिकली, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बनता भी है और बाज़ वक़्त नहीं भी बनता। इसकी मैं कभी साइंस बताऊंगा क्यों नहीं बनता, जब MFA को भी डिस्कस करूंगा अभी तो, क्योंकि वो टेक्निकली जो है ना फाइनेंस से रिलेटेड है, उसका अंदर फाइनेंस का बाकायदा यूज़ होता है। जब आप लोग QT में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, टेक्निकली उसका यूज़ वही है। टेक्निकली आपने शायद सुना हो फ्री कैश फ्लो टू कंपनी, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, कभी ये वर्ड सुने हो, या आपने सुना हो कंपनी की मार्केट वैल्यू इतनी बनती है। भाई ये कैसे निकलती है? क्या रात को बैठते हैं, सोते हैं, सुबह ख्वाब में आता है वैल्यू निकाल लेते हैं, या जाते हैं PSX पे नंबर मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं? ऐसा नहीं है। ये तो मार्केट कैप कहते हैं, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी, लेकिन बाज़ वक़्त इंट्रिंसिक वैल्यू बन जाती है, उसको कभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आया आपका करंट स्कीम के अंदर PRC में इसको लेके आया। वंस अगेन खेल खेले आते हैं ना मुख्तलिफ किस्म के। वंस अगेन क्या किया कि फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल निकाला, उसको डाल दिया MFA में, और यहाँ पर लेबर फुल फ्लेज लेबर है। अब इसमें कंपनसेशन भी है, लेबर लर्निंग कर्व भी है, पैसे बचा के 2-2 बोनस ले लो, और सारी चीज़ों को एकदम लेके आ गए। बट द की थिंग इज, इफ़ यू कैन नोटिस, अदर एलिमेंट्स आर रिमेन इंटैक्ट। बड़ा चेंज नहीं आया। अगर आप कहोगे कि यार CMA में तो बड़े बड़े चेंजेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक बच्चे से फेसबुक पे बेस पे बोला, ICAP को हर 6 महीने में कैसे याद आता है कि स्कीम चेंज करनी है, 1.5 साल में क्यों याद आता है? बच्चे सेटल हो जाते हैं। क्या सेटल होते हैं, मैं भी जानना चाहूँगा। कुछ नहीं होता। स्कीम चेंज होना आप लोग के हक में होता है।
मैं आपको लिटरल बता रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स का पेपर आया, खुदा की कसम फर्म से बाहर निकलोगे ना, जब इंडस्ट्री में आओगे, डेटा एनालिटिक्स से तुम लोग को इतना फ़ायदा देगा, तुम लोग याद करोगे क्या चीज़ है डेटा एनालिटिक्स। आपके बड़े बड़े चीज़ों को कूज़ों में बंद कर देती है वो, कूज़ों में। मतलब आप एक रिपोर्ट निकालें, एक चीज़ निकालें, उससे आप पूरी जो है मतलब पूरी फाइल्स को एक साथ मैनेज कर लें। आपने सिर्फ डेटा डंप करना है, उसको कहते हैं डेटा डंप किया, उधर से डेटा को फेच किया, क्लीन किया और डैशबोर्ड बनाया, दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू डंप द डेटा। तो ये चीज़ लेके आ गया। अब इसके बाद जो है आप देखें, अभी की जो स्कीम के अंदर जो कि मैंने बताया आपको, ये है जो मैंने आखिरी लाइन लिखी है, हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लोवेस्ट पासिंग रेशियो। भाई ऊपर नीचे सब में हुआ है, लॉ में ऊपर नीचे हुआ, कभी कभी ऐसा हुआ 50% भी रिजल्ट आया, सर बैठे हुए। कभी कभी ऐसा हुआ कि लॉ का जब मिला हुआ था, जब सिर्फ बिजनेस लॉ और कॉर्पोरेट लॉ होता था तब रिजल्ट थोड़ा अपना फिशी भी आता था, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ अपने आप में अगर पूरा पढ़े तो मुश्किल, बिजनेस लॉ अपने आप में पूरा पढ़े तो मुश्किल, मिला के पढ़ते थे तो कुछ यहाँ से ले लिए, कुछ वहाँ से ले लिए, नंबर मिला के पास हो गए। लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा क्यों बुरा रहा है? देखो पेपर तो 8 से 3 पे आ गया, पेपर डी से बी में ले आया, एक बच्चा पीआरसी करके आ रहा है, वो 1 2 3 देगा ना, कॉमन सेंस है। वो क्या करेगा, कैफ का 1 2 3 उठाएगा, क्योंकि हमें यही पढ़ाया जाता है कि भाई 3 सब्जेक्ट तो मिनिमम देने हैं आपने, 3 से नीचे नहीं देना, और कैफ 3 दे दो क्योंकि एमएफए अनलॉक हो जाएगा। ऐसे ही सीन है भाई। अब आप आए कैफ 3 पढ़ने के लिए और आपने देखा ओ बाप रे बाप, और ख़ास करके अगर वो इंटर का बच्चा है, गेम ऑफ है, गेम ऑफ है उसका। क्योंकि इंटर का बच्चा अगर वो आ रहा है, प्री मेडिकल वाले तो पहले साइड पे हो जाओ, अगर कोई है प्री मेडिकल वाला, आई एम सो सॉरी भाई, प्री मेडिकल वालों का तो सत्यानाश हो जाता है। वो तो पीआरसी में क्यूटी देख के बेचारे होल खा रहे होते हैं कि ये क्या बला में आ गए, अच्छा था दाखिला नहीं हुआ, बीएससी कर लेती या बीएससी कर लेता, ज़िंदगी आसान रहती। आमतौर पर ख़वातीन करती हैं, इसीलिए मैंने तानीस का जो है, तानीस की ज़मीर लौटाई, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि प्री मेडिकल वाला क्यूटी में ही होल खा रहा होता है, वो कोस्टिंग में है, वो तो प्लास्ट, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। अब वो बंदा जिसने ना FAR 1 पढ़ा, ना FAR 2 की जुजियात पढ़ी, वो डायरेक्ट पढ़ा है कॉस्टिंग, उसका क्या आलम होगा? वो तो क्लास में बैठ के सोच रहा होगा ये रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, मगर क्यों, रीज़न क्या है इसकी, उसके जहन में नहीं आएगा ना, उस तरीके से पिक्चर ही नहीं बनेगी। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं ना, तो रॉ मटेरियल ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, उसके जहन में आ रहा होता है कि मूवमेंट क्या बैठ रही है। यहाँ पर मूवमेंट का पता ही नहीं है, तो यहाँ पर जो है एक आपके लिए एक अजाब बन जाता है वो। और दूसरी बात ये है कि ये पेपर में कोई फॉर्मेट नहीं है। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग में क्या होता है, आपके पास फॉर्मेट होता है, आपको 15 चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने डेटा उठा के पुट कर दिया, कुछ आपने 4 एडजस्टमेंट लिखी हुई है, 2 कर दी, आपको 2 नहीं आती थी। भाई आपको ये पता है 2 नहीं आती है ना, उसका ना डेबिट लिया है ना क्रेडिट लिया है, मेरी बैलेंस शीट बराबर आएगी। क्या कहते हो भाई, ए लेवल्स में भी हम यही करते हैं ना, भाई नहीं आ रही वो वाली एडजस्टमेंट को छोड़ देना, टेंशन नहीं लेना, तेरी बैलेंस शीट फिर भी बराबर आएगी, और तेरे नंबर सिर्फ उसी के कटेंगे जो तूने एडजस्टमेंट छोड़ी है। आईके पे एग्जामिनेशन का स्टाइल ही है कि जो गलती करोगे उसके नंबर कटते हैं, फाइनल रिजल्ट के नंबर नहीं होते, ये शायद आप लोगों को पता हो। तो कॉस्टिंग में ऐसा होता है, यू मिस्ड एनी पॉइंट, पता चलेगा जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो पहले से ही होनी थी, लीनियंसी होती है उसके अंदर, भाई ये करोगे तो फिर इसके बाद ये होगा, देन ये होगा। अब आप बोल रहे हो मुझे दूसरा और तीसरा तो आता है, पहला नहीं आता, तो यकीन मानो ना दूसरा सही निकलेगा ना तीसरा सही निकलेगा, और फिर इसका मतलब वो सवाल क्या हो जाता है, समटाइम पूरा का पूरा खराब हो जाता है। लेकिन इसकी भी ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, इंशाल्लाह जब वो पेपर पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे। टेक्निकली स्पीकिंग, तमीज़ से पढ़ने वाला बच्चा, रोज़ाना फॉलोअप करने वाला बच्चा और सही से रेपअप करने वाला बच्चा, कोई भी सब्जेक्ट का हो, मैं आपको कहता हूँ आप पास कर जाओगे। अगर 59 वाला बच्चा पास कर सकता है तो आप लोग तो माशाल्लाह, मैं किसी से पूछूंगा भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है किसी की मुझसे आसपास हो, वो शर्मा के बताए ना, लेकिन मेरा गालिब गुमान है कि आप लोग की मुझसे बहुत अच्छी परसेंटेजेस होंगी। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, वाई यू कांट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है 10 साल में किया है भाई, 6.5 ईयर्स, एवरेज ही 6 ईयर की थी उस ज़माने में, 6.5 ईयर में किया, वो ½ ईयर भी कोविड आ गया था, एक अटेम्प्ट ही नहीं हुई भाई की। तो वो एक सिनेरियो, एक
अच्छा बिल्ड हो जाएगा कि अगर आप विद इन आर्टिकलशिप ईजी पीजी क्वालिफाई कर सकते हैं। और कैफ तक की टेंशन लें, आगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो कैफ तक हम आपको इतना इल्म सिखा देंगे कि किताबों से इल्म अखज़ कैसे करना है ये आपको आ जाएगा, आपको पढ़ना आ जाएगा। पढ़ना आ गया तो आपके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं है। एक मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आपने एक सब्जेक्ट शायद नाम सुना, इंजीनियरिंग इकोनॉमी, किसी के जहन में है इंजीनियरिंग इकोनॉमी? अब बोलो कि इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग वाले फाइनेंस कैसे करते हैं, उनका भी एक सब्जेक्ट है। इत्तेफाक की बात है, मैंने वो भी पढ़ा है, किसी बाहर के बच्चे को, उसको इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स पढ़नी थी। सिमिलर है, एमएफए और बीएफडी को आप मिला लें तो कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो यू कैन लर्न, हालांकि मुझे तो नहीं अब पता था ना क्या होता है ये, लेकिन मैंने पढ़ा लिया। कैसे भाई, मुझे जो है मैंने इसके ऊपर इससे रिलेटेड सब्जेक्ट पे काम किया हुआ, तो जो नहीं आता था उसको पढ़ लिया, मुझे पढ़ना आ गया था बेसिकली। अब आ जाते हैं हमारे आईकेप की एक्सपेक्टेशन। इसको ज़्यादा नहीं लूँगा। देखो आईकेप चाहता है आपके पास जो है सॉल्यूशन जो है, आप आराम सुकून से, आपके अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग की चिप लगी हुई हो। यू नो क्वांटम कंप्यूटिंग? नहीं पता तो बता दो, सुपर कंप्यूटर्स क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर की चिप लगी हुई हो और जैसे ही पेपर में सवाल सॉल्व है तो आप कर लें। भाई ये किडिंग स्टेटमेंट है, टेंशन नहीं लो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आईकेप कुछ चीज़ें ज़रूर चाहता है, जैसे कि दूसरा पॉइंट है मेकिंग रीजनेबल डिसीजन यूजिंग कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक। देखो एक बात याद रखिएगा, बाज़ औक़ात हो सकता है आपका सवाल का जवाब गलत हो, ये बात को समझिएगा, लेकिन 80% आपने सही किया उस सवाल को, आपके 80% मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने एनपीवी आईआरआर निकाल रहे हैं, एमएफए में होता है ये, एनपीवी आईआरआर निकाल, अब आपने जो डिसीजन लिया, जो आउटपुट आया, उस पर आपने एक लाइन दे दी कि भाई मेरे हिसाब से है ना इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप कोई पॉइंट में गलती कर गए थे और उसके हिसाब से ये पॉजिटिव एनपीवी हो जाती और उस पर डिसीजन लेना चाहिए था कि करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपने क्यों नहीं की? क्योंकि आपने एक पॉइंट छोड़ा और उसकी वजह से आप गलत डिसीजन पे पहुंचे और आपने गलत डिसीजन पे एक डिसीजन ले लिया। आईकेप उसके नंबर नहीं काटेगा भाई, आईकेप नंबर काटता है कि आपने वो पॉइंट छोड़ा, उस पॉइंट के नंबर कटेंगे। तो आईकेप क्या है, रीजनेबल डिसीजन तो लो, बावले तो नहीं हो ना, अकल है ना। रोड पे कैसे बाइक चलाते हैं इतना सेंस है, जो चलाते हैं उनकी बात करो। घर पे कैसे जाना आना है, दोस्त से फड्डा हो गया कैसे सुलझाना है, इतना सेंस है, बस काफ़ी है भाई, इतना ही सेंस चाहिए। क्यूटी आती है भाई, क्यूटी आती है ना, बस रिग्रेशन चाहिए, थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आनी चाहिए, रेशो प्रोपोर्शन आनी चाहिए। भाई मिसाल कर लो, मैं आपको कहता हूँ एक प्रोडक्ट है 500 रुपये का, उसकी लिस्टिंग प्राइस है, मैं कहता हूँ उस पर 30% डिस्काउंट चल रहा है, बताओ कितने का पड़ेगा? ख़वातीन पहले बताएंगी ये डिस्काउंट का इंतज़ार करती हैं, मैं इसीलिए मैं तजर्बेकार हूँ, मैं ये अब किसी रीज़न की वजह से बता रहा हूँ। बताइए 30% डिस्काउंट है, कितने का पड़ेगा? 350 का पड़ेगा। कैसे निकाला भाई? कोई कैलकुलेटर था, कोई जहन साजी थी? बस सीधा सर हमें पता है 10% इतना बनता है, उसका आधा 5% माइनस कर दिया, ये सीधा सीधा हो गया। तो देखिए कुछ चीज़ें आपके जहन में उस वक्त ही होनी चाहिए। टीचर पढ़ा रहा है, वो बोल रहा है मैं इसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब एक बच्चा जागता है, उसमें बच्चे तो बहुत सारे होते हैं ना, वो जागता है सर ये 0.7 क्यों? बेटा 1 में से अगर 30% माइनस कर दूँ तो 0.7 ही बचेगा। तो ये आपको सेंस डेवलप होना चाहिए ताकि टीचर भी आपके पेज पे रहे, आप भी उसके पेज पे रहे और चलता रहे सिस्टम। वरना क्या होता है कि ज़्यादा टाइम इसमें ज़ाया होता है। टेक्निकली 120-130 घंटे का कोर्स होता है पढ़ाने के लिहाज से, प्रैक्टिस भी आप भी कर लो, सब कुछ कर लो, 60-70 घंटे आपने प्रैक्टिस कर ली, मैं ऐसा गुमान कर रहा हूँ करते नहीं है बच्चे हैं, लेकिन 60-70 घंटे आपने प्रैक्टिस कर ली, अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। तो 200 घंटे में अगर एक आप कोर्स पढ़ते हो, सर CSS वाले हैं ज़रा पूछे 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ना होता है, इतनी मेहनत तो नहीं लगती ना CA में भाई, ठीक है, तो आप कर सकते हो। जो मैंने बात की, तीसरी बात वही आ जाती है, प्री रिक्विजिट इसका क्या अर्थमेटिक है और साउंड लॉजिकल रीजनिंग है। जैसे कि मैंने अभी एक सवाल पूछा, एक शख्स का जवाब आया 350 रुपये का पड़ेगा, बस ज़्यादा नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स आती है, काफ़ी है, आपका गुजारा हो जाएगा। टेस्टिंग लेवल, आईके पे ना अपने सिलेबस में एक बात लिखता है, T1, T2, T3, प्रोफिशेंसी 1, प्रोफिशेंसी 2, प्रोफिशेंसी 3। याद रखिएगा ये आईकेप के जो सेट पैटर्न है, इसके तहत ये बताने की कोशिश करता है कि मैं हार्डेस्ट एवर नहीं पूछूंगा, हार्डेस्ट एवर होगा तो T3 में चला जाएगा, और अगर ईजिएस्ट एवर होगा तो T1 में चला जाएगा। और इसने ज़्यादातर अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं कैफ लेवल तक उसको बताया है T2, लेकिन मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते इसको T3 समझना।
क्योंकि जब आप टारगेट बड़ा सेट करोगे ना तो T2 के तो काबिल ही हो जाओगे इंशाल्लाह। अब आप T2 के इतना मुश्किल तो सवाल आईकेप पूछ ही नहीं सकता, फिर आईकेप आपको प्यार करेगा, और जब आईकेप जिससे प्यार करता है ना, यकीन मानो उसको एग्जाम में दोबारा बुलाता है, क्योंकि महबूब से मुलाकात का शर्फ तो चाहिए ना। वो आपसे प्यार कर बैठेगा। हमें नहीं चाहिए, हमें गोल्ड मेडल नहीं चाहिए भाई। ये बात बोलता हूँ, बच्चे बड़े नाराज होते, भाई हमें गोल्ड मेडल से बचना है। 50 चाहिए 51 चाहिए, टेंशन नहीं है। 50 वाला हो 80 वाला हो, गोल्ड मेडल नहीं आया ना उसका, दोनों बराबर है। रिजल्ट में लिखा हुआ है पास, नोबडी नोज। मैंने इतने सारे एग्जाम पास किए, नोबडी नोज भाई 50 पे किए 51 पे किए हैं, सामने वाला बच्चा सोच रहा हो कि ये 50 वाला ही है इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। बहरहाल कुछ पेपरों में तो ऐसा भी था कि मैं 100% कॉन्फिडेंस दे के आता था कि इसमें मेरे 80 से ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन चूँकि मेरी अटेम्प्ट में पेपर अगर आपका पेपर जो है उस अटेम्प्ट में एक ज़ाया हो जाए या पिछली अटेम्प्ट में ज़ाया हो जाए तो बाज़ औक़ात आपको आईकेप वो नहीं देता, मेरिट नहीं देता। तो ये भी सिनेरियो होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके मेरिट से ज़्यादा मार्क्स होते हैं मेरिट वाले अटेम्प्ट में, ये जहन में रखिएगा। मेरिट से ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन मेरिट नहीं होती, क्योंकि मेरिट का एक क्राइटेरिया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट हो, 3 पेपर हो, एंड पूरा एक क्राइटेरिया। बहरहाल T3 कंसिडर करें, बाकी आप जानते ही हैं। अब आ जाते हैं MFA की जानिब। इसकी तो इससे भी मज़े की तारीख है। MFA कोई सब्जेक्ट था ही नहीं सिरे से। एक सब्जेक्ट होता था, पहले होता था BCBS, फिर आया BMBS, फिर आईकेप ने बोला यार MFA बना देते हैं। अब MFA बनाने से पहले मैं बता देता हूँ BCBS में क्या होता था। कुछ मैनेजरियल पार्ट होते थे, कुछ मैनेजरियल पार्ट होता था, क्योंकि ज़्यादातर वो पेपर जो है ना बिहेवियरल स्टडीज़ का है। आपको एटीट्यूड क्या होता है, परसेप्शन क्या होती है, सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होती है, बाइसनेस क्या होती है। जिस बंदे ने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा हो या बीकॉम के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा हो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। ये बिहेवियरल स्टडीज़ होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मोटिवेशन क्या होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। स्टाफिंग क्या होती है, टीम मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इस तरीके का सब्जेक्ट होता है। बड़ा भयानक सब्जेक्ट और पास करना इंतहाई मुश्किल। BCBS भला था। इत्तेफाक की बात है, मैं AFC में आया तो मुझे BCBS नहीं मिला। मैंने आई जस्ट हैड अ नैरो एस्केप, BCBS शॉर्ट हो गया, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। फिर आया BMBS कैसा सब्जेक्ट था, उसमें बिहेवियरल स्टडीज़ भी थी और बिजनेस मैनेजमेंट थी। बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट क्या होती है, स्ट्रेटेजी बनाना, आपका पोजीशन एनालिसिस करना। आपका बिजनेस है ना, वो कहीं ना कहीं तो स्टैंड करता होगा। मिसाल है आपका, अगर मैं मिसाल दे दूं, मिसाल कर लो मैं स्माइल इंडस्ट्रीज़ में हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं स्टैंड करता है ना हर सेगमेंट में। हम बिस्किट बेचते हैं तो हम मार्केट के किस सेगमेंट में फॉल करते हैं, क्या हम प्रीमियम बेचते हैं तो हम प्रीमियम के किस सेगमेंट में फॉल करते हैं। अगर हमें बढ़ाना है अपने बिजनेस को तो हमें किस सेगमेंट को टारगेट करना चाहिए, किस प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट को टारगेट करने जा रहा हूँ, वो प्रोडक्ट की अभी हालत क्या है। भाई हर कंपनी ने बेवरेजेस निकाली ना, कुछ कंपनीज ने बेवरेजेस निकाली ना, इतनी अच्छी इस वक्त अपॉर्चुनिटी आई हुई थी, एंटी इसराइल मूवमेंट चल रही थी, चाहती हर कंपनी निकाल लेती, लेकिन क्यों नहीं निकाली। बिल्कुल मेच्योर इंडस्ट्री है, जो निकालेगा ना मर जाएगा, क्योंकि आपको रिकवरी के लिए 5 साल चाहिए, कम अज़ कम 5 साल चाहिए। और कल सवेरे ये एंटी इसराइल वाले जितने बंदे हैं वो थोड़ा सा अगर मफामत पे आ जाएं, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे, अल्लाह ताला उनके दीन को सलामत रखे, अल्लाह ताला उनके जो है इस कुव्वत को सलामत रखे। तो अगर वो आ जाते हैं देन व्हाट, भाई वो तो मर गया, उसकी तो स्त्री हो जानी है, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। और मज़े की बात है इस मशीन को बेच भी नहीं पाएगा, खरीदेगा कौन भाई, मेच्योर इंडस्ट्री है, मेच्योर इंडस्ट्री को तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो इसी वजह से आपको प्रोडक्ट के अंदर ध्यान देना और ये सारी चीज़ें ध्यान देना आपको देखना पड़ता है। तो बिजनेस मैनेजमेंट की चीज़ है, उसमें एक मोटी चीज़ बताऊं तो एक दो बड़े मशहूर एनालिसिस है, एक को कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, एक को कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये एक्सटर्नल एनालिसिस है, और स्वॉट इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस है। सिर्फ ये 2 चीज़ें बड़ी थी, बाकी थ्योरीज थी। ये फलाना ये बोलता है, दिमाग का ये बोलता है, थ्योरीज थी। हर्ट्जबर्ग ने ये बोला, मास्लो ने ये बोला, भाई क्यों बोला, बस पढ़ना है, आपने पढ़ना है पढ़ो, पेपर पास करना है करो, नहीं करना है दोबारा आना, हमें आपसे मोहब्बत है। सिंपल फॉर्मूला है ना एक का। तो बहरहाल वो पढ़ा करते थे, बड़ी मुश्किल से 3-4 चैप्टर होते थे उस मैनेजमेंट के, बाकी सारा आपका बिहेवियरल स्टडीज़ पे मबनी था, बाकी सारा बिहेवियरल स्टडीज़ था, थोड़ा बहुत IT था, थोड़ा बहुत एथिक्स था, इस तरीके से एक कॉम्बो बनाओ। अब करंट स्कीम की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया।
करंट स्कीम में क्या किया इन्होंने, बिजनेस मैनेजमेंट के जो प्रीवियस में थे उस टॉपिक को यहाँ डाल के इन्हांस कर दिया, बड़ा कर दिया। आप देखेंगे अगर आप बुक उठाएं, आपको अगर इत्तेफाक हुआ हो MFA का, 5 चैप्टर दिए हुए, मैं आपको टेक्निकली बताऊं ये एक ही चैप्टर है, आपको यकीन भी नहीं आएगा मेरी बात, ये एक ही चैप्टर है, पेस्टल है पूरा पूरा। वो पॉलिटिकल का अलग चैप्टर बना दिया, इकोनॉमिकल का अलग चैप्टर बना दिया, सोशल का अलग चैप्टर बना दिया, टेक्नोलॉजिकल का अलग चैप्टर बना दिया। टेक्निकली स्पीकिंग है एक ही चैप्टर। अगर कहीं भी बुक्स में आप उठा के देखेंगे ना, पेस्टल की किसी भी बुक में, अच्छी बुक में, आपको ये एक चैप्टर मिलेगा। हाँ एक्सटेंडेड चैप्टर हो सकता है, 5 चैप्टर नहीं हो सकता। आईकेप ने उसको 5 चैप्टर बना के एक्सटेंड कर दिया, फिर एक चैप्टर बनाया 5 की समरी। ये बुक है आईकेप की, मैं अपनी कोई वो नहीं कर रहा, ये आईकेप की बुक को मैं चेक करके आया। फिर इन्होंने जो है मजीद ये कि ये तो हो गया ये, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि आपका, आप यूँ समझे एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, आप तो एक तो इन्वायरमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, भाई मैं कहाँ हूँ, मेरा प्रोडक्ट कहाँ है। फिर इन्होंने सेगमेंट एनालिसिस डाला। ये BMS जो फाइनल में होता था, जो अभी SPM हो गया है, उसके अंदर होता है सेगमेंट एनालिसिस, कि मैं मार्केट के किस सेगमेंट को टारगेट करूँ। आप लोग सब यंग हो, मुझे आईपोड बेचना है, जीरो लाइफस्टाइल की घड़ी बेचनी है, डिजिटल किस्म की जीरो लाइफस्टाइल की टाइप की घड़ी बेचनी है, या कोई भी चीज़ बेचनी है, मैं आप लोगों को टारगेट करूंगा, अंकल को तो नहीं करूंगा। सॉरी टू से सर, इसमें आप शामिल नहीं है। मैं किसी भी बड़ी एज के टारगेट नहीं करूंगा। इसी तरीके से अगर मुझे इमरजेंसी घड़ी बनानी है, जिसके अंदर क्या हो कि अगर कोई बंदा गिरने वाला हो, कुछ हो, किसी इमरजेंसी हो, वो बटन दबाए तो SOS कॉल लग जाए 3 बंदों को, वो मैं बड़ों के लिए बनाऊंगा। ये क्या है, टारगेटिंग, सेगमेंटेशन करना मार्केट की, वो आईकेप ने डाल दी। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एनालिसिस डाल दिया, और इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जमा करके यहाँ पर डाल दी। अब इत्तेफाक ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैंने खुद भी पढ़ा है। एक और मज़े की बात बताऊँ, फाइनल में MSA 2 देखा है किसी ने, बुक देखी है उसकी किसी ने? कभी मौका देखने का लगे ना तो मुझे बताना। पेपर ही 12 सफ़े पे भाई, बुक तो बात की कहानी है। पेपर 12 सफ़ों पे आता है, तकरीबन 11-12 सफ़े होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं बस, एनेक्जर। 50 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे कि इस लेवल वाले इस तरीके के पेपर देते हैं, एक A लेवल में गालिबन होता है एक सिनेरियो बेस्ड पेपर, वो एनेक्जर बंदा एनालिसिस, यकीन मानो एनालिसिस करते हुए भूल जाता है मैंने लिखा कहाँ था, मैं लिख के आया हूँ कहीं पे, मैंने लिखा कहाँ था। तो CA फाइनल के अंदर जो ये पेपर है, ये SBM की कॉपी है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से एक पेपर होता है ICAEW में, उस पेपर की कॉपी है। वो पेपर की बुक जो है वो तीन बल्कि बुक्स में है, वो 3 बल्कि बुक्स होती हैं इसकी। वो पेपर भी खुद पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर ही उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, जिस ज़माने में इंट्रोड्यूस हुआ टीचर ही इतने नहीं थे। एक आध टीचर से मैंने कहा मुझे बता दो कैसे बने, इवन तो MS 7 में आप सर को बता रहा था, खुद पास किया, पहले अटेम्प्ट में पास किया। तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया, मुझे क्या आ गया था, पढ़ना आ गया था। पढ़ना आना यह आर्ट है, आपको आ जाएगा, लेकिन यू जस्ट हैव टू फोकस। ठीक है, अब ये देखो, जो मैं BFD की बात कर रहा था, आईकेप ने क्या किया, BMS से चीज़ें निकाली। अब ये तो हो गया पार्ट, मैंने जो ये बात की BM की, ये SWOT एनालिसिस, स्पेशल एनालिसिस और ये सारी चीज़ें, ये सारी थ्योरेटिकल बातें। लेकिन आईकेप ने एक और क्या किया कि पहले क्या होता था, बच्चा जैसे ही CA ख़त्म करता था, CA कैफ फाइनल में जाता था, जब वो BFD उठाता था उसकी खोपड़ी फट जाती थी भाई, उसका दिमाग काम नहीं करता था, किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं। तो आईकेप ने क्या किया, उसमें से रिस्क मैनेजमेंट निकाला, और रिस्क मैनेजमेंट निकालने के बाद यहाँ पर ले आया। रिस्क मैनेजमेंट में आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट हो गया, यानी आसान लफ्ज़ों में फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर लेके आया। बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, बिजनेस रिस्क आज भी वही है, आपके कोर्स में भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा फ्लेवर दे दिया, बोला यार हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत बच्चे भी ये तबर्रुक हासिल करें, लेकिन हकीकत ये है कि वो वहाँ पर ही है। रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क होते हैं, टारा फ्रेमवर्क के, अलार प्रिंसिपल है, वो आप इंशाल्लाह वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली न्यू है, इसको पास करना इट डिपेंड्स ऑन द किड, बट मैं एक बात जानता हूँ, इसको पास करना कंपैरेटिवली के CAF 03 से आसान है। उसकी रीज़न ये, CAF 03 में सब कुछ नंबर है। इफ समवन इज वीक इन नंबर्स, गया वो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए शायद बहुत, यानी उसके लिए अगर कोई नॉर्मल बच्चा अगर 100% मेहनत कर रहा है तो उसके लिए वो 150%, 200% वाली मेहनत वाली बात हो जाएगी। अगर वो बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है तो शायद वो 6 घंटे पढ़ रहा होगा, वो 8 घंटे पढ़ रहा होगा। तो ये सिनेरियो बिल्ड हो जाता है। लेकिन MFA में ऐसा नहीं है। एक तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट लेके आए, ये लेके भी आए, उसके सवाल इतने मुश्किल नहीं पूछे अब तक,
बहुत मुश्किल नहीं पूछा है। वरना अगर किसी को बहुत शौक हो रिस्क मैनेजमेंट पढ़ने का, आई वुड रिकमेंड एक बुक है रवि एम किशोर, टैक्समैन बाय रवि एम किशोर। कभी पढ़ने का मौका लगे, पहले तो 2700-3000 रुपये की होती थी, आजकल मैंने सुना 5-6 हज़ार तक पहुंच चुकी है। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, इंडियन बुक है लेकिन बहुत अच्छी बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, दुनिया में कोट की जाती है ये बुक। तो ये बुक पढ़े तो उसको अंदाजा होगा रिस्क मैनेजमेंट किस बला का नाम है। हमारे यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, CFA लेवल वगैरह का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ है। और जो कि मैंने आखिरी में बात की कि इसके अंदर आपका बिजनेस मैनेजमेंट है, आपका फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, और आखिरी चीज़ जो आपकी है वो है एथिकल स्टांस की थ्योरीज। एथिक्स पता है क्या होता है? पाकिस्तानियों को समझाना बहरहाल मुश्किल होते हैं। पाकिस्तानियों को बोलो एथिक्स इखलाकियात होते हैं, वो बोलते हैं बकवासियात होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जेनेरिक लोगों को देखा है, वो जहाँ सल्ला लगे वहाँ पर बंदा है ना गिरा देते हैं, काट देते हैं, आश्रय ही नहीं करते। बोलते हैं ना मेरे को मौका नहीं मिला, मैं बोलता हूँ पकड़ा नहीं गया, मौका सबको मिलता है भाई, ठीक है। तो बहरहाल एथिक्स में यहाँ पर बिजनेस एथिक्स होंगे, एथिकल डिलेमास होंगे, जहाँ पर आपको दो ऑब्जेक्टिव एक ही चीज़ के ऊपर, यानी आपको दो चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो आप छोटा ज़रर लोगे। हम लोग शरई इस्तिलाह में होते हैं कि जब दो ज़रर जमा हो जाए ना तो छोटे ज़रर को ले लेना बेहतर है बड़े ज़रर की निस्बत से। तो इस तरीके से ही जो है इसको आपको छोटे ज़रर को लेना होगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, आपकी इंटेग्रिटी भी इंटैक्ट रहे और आपका काम भी हो जाए। तो इस तरीके के डिसीजन लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होंगे, जैसे CA फाइनल में SPM में पूछता है, उसमें तो प्रॉपर सवाल आता है 10-12 नंबर का, हर बार आएगा, बार आएगा, मिरर टेस्ट होता है और पता नहीं क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो ये तो आ गई हमारी सब्जेक्ट के हवाले से बातें, और यही मैंने बात की। ICAP ने अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है, स्वॉट पेस्टल आपने देखना है, रिस्क मैनेजमेंट आपने देखना है, प्री रिक्विजिट वही है इसकी जो कैफ की है। हाँ, एक्सेप्ट ऑफ दिस, इसमें अंग्रेजी लिखनी होती है। खुदा के वास्ते अपनी अंग्रेजी के बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए। बच्चे कॉम्प्रिहेंशन, अभी मुझे पता नहीं है राइटिंग स्किल आप लोगों में किसी ने दिया है या नहीं दिया है, अगर दे के आए हैं तो आई बिलीव आप लोग की अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी। वरना जब AFC बना था ना तो बड़ा गरक हो गया था बच्चों का, क्योंकि राइटिंग स्कूल को आखिरी में देना है, तो वो बच्चा MCQ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल के आ रहा है, 25% तो चांस है ही मेरा पास होने का, वो पास भी हो जाता था बाजू का। लेकिन जब वो आता था भाई कैफ के अंदर तो उसकी तो भाई नाक कान पकड़वाता था कि तेरे सेंटेंस स्ट्रक्चर देख। बच्चे लिखते ही बिल्कुल फजूल लिखते थे, लेकिन ये कि अगर आपने जनरल लिख लिया है तो इट वुड बी गुड। आगे वही, इसके लिए टेस्टिंग लेवल T3 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है कमाल पढ़ें, कमाल पे ले जाएं उसको। इंसान की फितरत में नुक्स नहीं है, इंसान की फितरत में ही नहीं है। आप जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहेंगे ना, आप क्या कोशिश करेंगे उसको कमाल पे ले जाए। भाई अगर आप किसी को टिकटॉकर बनना है, अल्लाह ना करे आप लोग को ये जो है बला जो है ये बीमारी लग जाए, अगर किसी को टिकटॉकर बनना है वो क्या करेगा, वो रील्स बनाएगा, वो मेहनत करेगा, वो रिसर्च करेगा कौन सी वायरल हो रही है कौन सी नहीं हो रही है, वो ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करेगा एंड सो ऑन। क्यों? उसको कमाल पे जाना है, ही वॉन्ट टू बी नोन। ऐसे ही है ना इस सब्जेक्ट के अंदर, ये सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ने में क्या होता है कि आप अपने कमाल तक ये ले जाए कि कोई अगर आपको नींद से उठा के बोले ना यार इसका फॉर्मूला क्या, उसको फॉर्मूला बताएं और वापस सो भी जाए, ठीक है। अब आ जाता है आपका आखिरी जो है, देखें मेरा ये ज़ाती नज़रिया है, इसमें सर की कोई नहीं है, लेकिन मैं गुमान करता हूँ सर के और मेरे बिलीव्स काफ़ी हद तक मैच करते हैं। तो मैं ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है चंद एक स्टेटमेंट दूंगा, और ये मेरे भी स्टेटमेंट है क्योंकि मैं एक मैन ऑफ प्रिंसिपल हूँ। एक बहुत बड़े ग्रुप को है ना मैंने सिर्फ इसीलिए जॉब ठुकरा दी थी, मुझे आज भी याद है। मैं आज लोगों को बताता हूँ वो हैरत करते हैं, बोलता है तुम मजाक करते हैं। मैंने बोला ठुकरा ही है, क्योंकि मैं मैन ऑफ प्रिंसिपल हूँ। इफ समथिंग इज नॉट इन लाइन विद मी, इफ समथिंग इज नॉट विद इन लाइन माई कॉन्ग्रेंस, माई गोल कॉन्ग्रेंस नहीं हो रहा उसमें, अस्सलाम वालेकुम भाई, तू अपनी जगह खुश है, मैं अपनी जगह खुश हूँ भाई, कोई टेंशन नहीं है। 50,000 कम कमा लेंगे भाई, बुरा नहीं खाना हमने, ये ज़िंदगी का उसूल बनाया हमने, कम कमा लेंगे, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं रखनी है हमने। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हम क्या चाहते हैं आपसे। अगर आप ज्वाइन करते हैं STT, हम चाहते हैं कि देखें सबसे पहली बात यह है आप लोग का जहन जो है ना काफ़ी हद तक सब्जेक्ट के मामले में कोरा कागज़ होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया आप लोग सारे जेन जी हो, सारे ही जेन जी हो, कोई मेरी तरह मिलेनियल तो नहीं है ना। मैं गुमान करता हूँ ऐसा ही है, 90s का तो कोई भी नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह, 2000 के बाद के ही हो सारे, तो सारे जेन जी हो आप लोग सब जो है ना। इन्फ्लुएंस मैं आप लोग के लेवल पे तो नहीं आ गया ना, मुझे ऐसा लगा मैंने जेन जी बोला तो सारे खुश हो गए,
ऐसा ही है, करना पड़ता है, बच्चों के साथ साथ रहना पड़ता है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि देखो आप लोग है ना बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो। अफेक्टेड किससे हो? कोई बंदा कोई बात करते जो आपको पता ना हो ना, आप बोलते उस्ताद यही पीर है, गेम ऑन है, ये उठा देगा अपनी गेम, ऐसी बात करते हैं ना हम लोग। तो आप लोग जब उस गेम उठाने के चक्कर में जाओगे ना, तो आप एक आध को फॉलो करोगे, फिर दूसरा आएगा, वो भी आपका पक्का दोस्त है, वो आपको बताएगा देखो मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दूं ना, समझ रहे हैं आप? तो वो आपको एक और जादू दिखाएगा। फिर आएगा एक उमरो अय्यार, उसकी ज़मील से कबूतर निकलेंगे, तोते निकलने होंगे। उमरो अय्यार की कहानियाँ पढ़ी हैं किसी ने? सॉरी यार कनेक्ट नहीं कर पाया, मैं मिलेनियल हूँ। हम लोग के बचपन में जो इंटरनेट नहीं होता था तो हम नौनिहाल, उमरो अय्यार, उसकी कहानियाँ बड़ी पढ़ा करते थे उर्दू इंप्रूव करने के लिए। दैट इज़ वाई मेरी उर्दू आपको काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लग रही होगी। बहरहाल तो वो क्या होता है, एक जादूगर आएगा, यूँ समझ लीजिए उमरो अय्यार एक जादूगर है। वो आएगा, वो आपके पास आएगा, देख तेरे भाई ने क्या ले आया। तो भाई आपने ऐसा कुछ नहीं करना, अफेक्टेड नहीं होना। आप अफेक्टेड हुए बस ख़त्म। देखें हमारा जो दीन है ना, वो हमें कहता है सिराते मुस्तकीम पर चलना, लेकिन आप तफासीर का मुताला करें तो वो सिराते मुस्तकीम क्या है? वो कहता है ना अफरात हो ना तफरीत हो। अफरात व तफरीत के मुराद क्या है कि ना आप उसको उसकी हद से ज़्यादा करें, ना उसको उसकी हद से कम करें, आप एतदाल में रहें। कुरान ने हमें उम्मत वस्ता कहा, क्यों? सोचने की बात है। और कुरान ने हमें अच्छी उम्मत भी कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आप देखें हमारा मयार कुरान बता रहा है, और हम जो है लगे पड़े हैं। अब मैं किसी की सर्च हिस्ट्री तो देखने से रहा, ठीक है, तो हमारा मयार है ना, हमारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। हम छोटी छोटी चीज़ों को अफेक्टेड लेते हैं। मैं वैसे नॉर्मली एक दो ग्रुप पे ज्वाइन हूँ, बस यार मेरा सर दुख गया, सर को शाबाश है, अल्लाह ताला इनको और सलामत रखे और इनको हौसला दे। यकीन माने व्हेन दे टॉक आउट शिट, नथिंग एल्स। यकीन माने आप, मुझे हैरत होती है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं सर से यही जिक्र कर रहा था। मैंने कहा सर मैंने आपसे नहीं पढ़ा, मैं सर को यही बताया, मैंने बोला सर मैंने आपसे नहीं पढ़ा। इत्तफाक के आप सब्जेक्ट जो पढ़ाते थे वो मैं किसी और से पढ़ चुका था, और मैंने सब्जेक्ट क्यों पास किया होगी सर को मैंने स्टोरी बताई। तो लेकिन मैंने कहा कि मैं हमेशा है ना टीचर्स को बहुत हाई रिगार्ड करता हूँ, बहुत हाई रिगार्ड, बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड करता हूँ। देखिए उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, हज़रत अली का कौल है ना कि जिसने मुझे इल्म का एक हुर्फ सिखाया, उसका गुलाम। मतलब आप सोचे तो सही, उन्होंने वहाँ पर इतलाक़ नहीं किया, वहाँ पर मुक़य्यद नहीं किया किसी कलाम को कि मुझे इस्लामी उलूम का एक हुर्फ सिखाया या मुझे अपना ये इल्म का एक हर्फ सिखाया। उन्होंने अलल इतलाक़ कहा, जिसने मुझे इल्म का एक हुर्फ सिखाया। आप सोचें उस्ताद का मकाम क्या है। और मैं आपको बात बताऊँ, शायद आपकी इंटेलिजेंस आपको वहाँ ना पहुँचाए, अदब पहुँचा देगा। इंटेलिजेंस वहाँ ना पहुँचाए, शायद आपको अदब पहुँचा देगा। इंटेलिजेंस क्या है? शैतान में कम थी, आबिद भी था, आलिम भी था, आरिफ भी था, आशिक नहीं था ना। टेंशन ये, आशिक होता तो शायद पहुँच जाता, लेकिन ये भी अल्लाह ताला की एक बशियत है। बहरहाल अफेक्टेड नहीं होना किसी की लिसनिंग से। आप ग्रुप्स खोलेंगे, यार शिटिएस्ट एवर कमेंट। मैंने इससे ज़्यादा मैंने बोला यार तालीम बढ़ती जा रही है, लोगों के जो शऊर में इजाफा होना चाहिए, और मैं जो उसमें गिरावट देख रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हमारी किसी टीचर से, कसम खुदा की, ऐसे टीचर ने, मैंने सर को बोला कि मैंने गुस्से में सब्जेक्ट पास किया है, मुझे ये था कि मुझे दोबारा ना पढ़ना पड़े उनसे। लेकिन आप यकीन माने आज भी वो अगर आगे आ जाए ना, आई विल मीट हिम लाइक दिस। यार हम क्या कमाल है हम में यार। पैसा, पावर, पोजीशन ये टेम्परेरी है, पता नहीं है। असल चीज़ है कैरेक्टर, ठीक है? तो अपने कैरेक्टर के ऊपर तवज्जो दीजिए। इफ़ यू डोंट लाइक समवन, यू नीड नॉट टू टेल समवन। आपको अच्छा नहीं लगता, आपका दिल मुतमईन नहीं है, आपका दिल नहीं गुमान करता कि यार ये टीचर में मज़ा नहीं आया, बोले यार मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं कहीं और चले जाता हूँ। इट्स गुड।
कोई बोलता है यार क्या ख़राबी थी, क्या खामी थी, कुछ मुझे बता दे। अगर आप अमीन हो ना, देखो मशवरे में अमीन होना चाहिए ना बंदे को, तो आप उसको मशवरा ऐसा दो कि किसी की तजलील भी ना हो, आपका काम भी हो। आप बैठे हुए हैं, एक बच्चा है, उसका नाम है ऋतिक रोशन, आपका नहीं कह रहा भाई तुम अभी डांस करने नहीं लग जाना, ठीक है। और एक बच्चा है, लेट सपोज करो उसका नाम है पंकज त्रिपाठी, ठीक है। देखो आप लोग दोनों हीरोज़ को जानते हैं, ठीक है, दोनों अपने अपने कमाल के हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, दोनों ज़बरदस्त हीरो हैं अपनी अपनी कैरेक्टर के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से। अब अगर आप पंकज त्रिपाठी को कहें तू डांस करके दिखा, और ऋतिक रोशन को कहें तूने कैरेक्टर एक्टिंग करनी है, देयर माइट बी ए रीज़न वो कर भी लें, लेकिन वो हमेशा ऐसा कर पाए ज़रूरी नहीं है। तो लोग जो है ना अपने स्किल सेट के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। अब बाइपोलर स्केल्स की क्या मुराद है कि एक बच्चा है जिसने 20 घंटे पढ़ा या 25 घंटे पढ़ा या 40 घंटे पढ़ा, उसने CMA का पेपर निकाल दिया, ओ भाई छाया हुआ है दोस्तों में, तेरा भाई तो देख पढ़ता ही नहीं था, रोसेटी पे बैठे होते थे, ओ मस्त गेम ऑन थी, पढ़ते छढ़ते नहीं थे, देख तेरे भाई ने पेपर निकाल दिया। और एक बच्चा सुबह से शाम तक लगा रहता है, वो नहीं निकाल पाया, लेट से उसकी 4 अटेम्प्ट लग गई, 6 अटेम्प्ट लग गई। अब ये दोनों बच्चे हैं ना आउटलायर्स होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, कोई बच्चे को याद आ रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या चॉइस में छोड़ी थी, सच्ची सच्ची बताओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कहते हैं कि 99.7% जो है वो यहाँ फॉल कर रहा होता है, बाकी क्या होते हैं आउटलायर्स होते हैं, 97.5 या 99.5 इस तरीके से है ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं हो रहा, मैं अब पढ़ाता भी नहीं हूँ ना, इतना अच्छा हो गया मैथ्स नहीं पढ़ा रहा। तो आउटलायर्स होते हैं वो, हम आउटलायर्स पे तवज्जो देंगे ना बेटा, हम जो ये ना असल पॉपुलेशन यही होती है, वो पॉपुलेशन अफेक्ट हो जाएगी, आप बिल्कुल हिल जाओगे, आपके बिलीव्स हिल जाएंगे, क्योंकि दोनों आपको बिलीव को हिला देंगे। एक आपको ले जाएगा महराज पे और एक आपको दिखाएगा भाई ये तो अंधेरा कुआं है, दोनों गलत है। आपको करना क्या है, आपने स्टिक टू द सब्जेक्ट रहना है, टीचर के साथ रहना है। ठीक है, कुछ बच्चे उस सब्जेक्ट को 4 घंटे में समझेंगे, कुछ 5 घंटे में समझेंगे, कुछ 6 घंटे में समझेंगे, बट यू जस्ट हैव टू फोकस कि मेरी कवरेज हो रही है। अब आ जाती है ईट दैट एलिफेंट निबल बाय निबल, ये एक बड़ी आसान सी स्ट्रैटेजी है। अगर मैं आपको कहूँ आपको हाथी खाना है, क्या करोगे, कैसे खाओगे? छोटे छोटे पीसेस करोगे ना, वैसे तो हाथी खाओगे नहीं, बोलोगे सर ये क्या खिला रहे हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, याद रखें बड़ी बड़ी चीज़ों को अगर आप ब्रेक डाउन कर लें तो आप उन चीज़ों पे महारत भी हासिल कर लेंगे और उनको रैप अप भी कर सकेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, टॉपिक बाय टॉपिक कवरेज करें और रैप अप करते चले जाएं। मैं CMA, KF, MFA किसी की बात नहीं कर रहा, यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट टिल द फाइनल। आप उस सब्जेक्ट को रैप अप करते चले जाएं, कनेक्ट करके चले जाएं, बंद करते चले जाएं। और एक और चीज़ करते चले जाओ जबकि मैंने आखिरी में लिखी है, वो ये है, देखिए जब आप सवालात करेंगे ना, 8 सवाल, 10 सवाल, 12 सवाल, जब भी रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको एक ऐसा नस्ली सवाल मिलेगा, मैं नस्ली इसीलिए कह रहा हूँ, वो सवाल आपको हिला देगा, आपके दिमाग काम ही नहीं करेगा। आप उसमें ये अखज़ कर लोगे कि खुदा की कसम अगर ये 3 घंटे वाले पेपर में आ जाता ना, तो इस सवाल ने तो मेरी बजा देनी थी, मेरी बैंड बज जाती और मैं कुछ भी ना कर पाता। आपने उस सवाल को कर लेना है टिक, एक पेपर बना लेना है अपने पास। ये मेरी अपनी टेक्निक है, मैंने इस्तेमाल की और लिटरली इट वर्क्स। मैं उस सवाल की लिस्ट बना लेता था आखिरी में कि भाई ये क्वेश्चन नंबर फला फला अटेम्प्ट का फला फला क्वेश्चन, दैट्स इट। और जब आखिरी आता था ना, वो सवाल की बड़ी लंबी लिस्ट नहीं बनती थी, 20 सवाल, 15 सवाल, 25 सवाल, इतनी लिस्ट। उस सवाल में मैक्सिमम पॉसिबल टॉपिक कवर हो जाते थे। अब मुझे आखिरी 3 दिन बचे हैं, आपको क्या लगता है मैं सारे टॉपिक के छोटे बड़े सब सवाल करूंगा? ना भाई, मैं सिर्फ उन 25 सवालों को कर लेता था, बस सुकून से जूस पीवानू, कैरम रमानू, मजा नहीं, लाइफ टेंशन नहीं लेता था मैं, और मैं इजी पीजी जो है अपने पेपर पास आउट करता था। मेरी थोड़ी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, एज आई सेड मेरा BCom का बैकग्राउंड था और मैं उस तरीके से उस रूट से आया था, तो दिस वाज द रीज़न कि मैं जो है अपने इंग्लिश वाले पेपर्स में मुझे बड़ी हार्डशिप फील हुई। एंड आज भी मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि इफ़ ऐसा कोई होता, अगर ऐसा होता, अल्लाह ताला कोई मौका देता कि एक दफ़ा बटन रीस्टार्ट करके पीछे चला जा, मिसाल है, तो ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने इसी तरीके से गुजारना है।
तो आपने जो है, मैंने जो है पहले अंग्रेज़ी और मैथ पे काम करा। और बस आखिरी चीज़ जो है, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि देखें, जो मैंने शुरुआत से ही अपनी बात की और अभी आखिरी में भी बात की कि देखें, टीचर की रिस्पेक्ट करें, वॉट एवर द इंस्टीट्यूट, वेदर उसने आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, वेदर वो टीचर किस तरीके से है, कैसे बिहेव करता है, किस तरीके से, कहीं का भी हो, टीचर होना ही उसका एक एजाज़ है। टीचर होना, वो जैसे हम बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं हमारे अब्बा ने हमारे लिए क्या किया है, मैंने उसका बाप होना एजाज़ है तेरे लिए, पागल, उसका बाप होना एजाज़ है, भले तेरे लिए कुछ भी ना किया हो, तुझे 1 रुपया भी ना दिया हो, उसका बाप होना एजाज़ है आप। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि मैंने अपनी पूरी जर्नी सुनाई, देखिए जर्नी सुनाने का सिर्फ एक मकसद था, अपनी कोई बड़ाई बयान करनी नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा मकसद था। आपने कभी बटरफ्लाई का मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस देखा है? कभी नेशनल ज्योग्राफिक पे देखने का इत्तेफाक हुआ हो, कभी देखा हो, देखने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस, जिसमें प्यूपा से वो बेसिकली आखिरी जो प्रोसेस होता है, जिसमें प्यूपा से वो बटरफ्लाई बनती है, नहीं देखा यार। इस प्रोसेस में बड़ी एक अल्लाह ताला ने एक ना बड़ी ज़बरदस्त लेसन रखा है हमारे लिए। अगर आप उस प्रोसेस को देखेंगे ना, आपको फील होगा कि यार इसकी मैं थोड़ी सी हेल्प करके इसके ऊपर की झिल्ली उतार देता हूँ, तो वो फ़ौरन बटरफ्लाई बन जाएगी और मैं इसके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन एट द मोमेंट यू टच हिज शेल, वो बटरफ्लाई निकल तो जाएगी, बट ही विल डाई सून, शी विल डाई सून, व्हाट एवर। क्यों? असल में जब बटरफ्लाई का ये प्रोसेस होता है ना मेटामॉर्फोसिस का, उसके अंदर उसकी जो हीट से है ना, उसके पर सूख जाते हैं, उसके जो बटरफ्लाई के जो पर होते हैं ना, वो सूख जाते हैं। तो जब खुश्क हो जाते हैं पर, तो वो उस परों से उड़ सकती है और ब्रश चूस के और फिर आगे का प्रोसेस कर सकती है। यही आपकी ज़िंदगी है। सोचें, हम समझते हैं अगर कोई बंदा मुश्किल में फंसा हुआ है और हम उसकी प्रॉब्लम को देख लेंगे, हम उसको निकाल देंगे उस प्रॉब्लम से, ठीक है, हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, मैं इस पे एतराज़ नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप एक्सेसिव हेल्पिंग हैंड देंगे किसी को भी, जैसे कि मैं आपको बोलूँ यार तेरे मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं आपको प्लेग्राउंड नहीं दूँ, अगर आप यकीन माने आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। मैंने ज़िंदगी में भी इसका तजर्बा किया। या मैं इसकी एक और मिसाल लोगों को देता हूँ, छोटी सी है, मैं आप लोगों का टाइम काफ़ी किल कर गया हूँ, माजरत, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आप लोगों ने अमेज़ोन के जंगल देखे हैं? टीवी में देखे होंगे, नाम भी बड़ा सुना होगा, अमेज़ोन के जंगलात में ये चीज़ पाई जाती है। किसी का कुछ नहीं भी बिकता है ना, किसी का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, ये अमेज़ोन के जंगलात का शहद है। हाउ डू यू गोना वेरीफाई इट? ये तो आपको पता ही है। तो अमेज़ोन के जंगलात में एक बड़ी, वो बड़ी डेंस जंगलात होते हैं, डेंस होते हैं, काफ़ी डेंस होते हैं, सूरज की रोशनी नीचे नहीं जाती है, अगर आप उससे गुजरेंगे आपको अंधेरा महसूस होगा। अब होता क्या है, अगर उधर कोई पौधा जर्मिनेशन की वजह से या पॉलिनेशन की वजह से उगना भी चाहे, वो नहीं उग सकता। वो पौधा थोड़ा बहुत उगता है और उसको रोशनी जब पूरी नहीं मिलती, वो क्या करता है, साइड के दरख्तों पे एक तरीके का, हम उसको कहते हैं पैरासाइट बन जाता है। वो क्या करता है, उस दरख्तों पे लिपट जाता है, अपनी रूट्स उसमें दबा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता उससे क्या करना शुरू कर देता है, अपनी न्यूट्रिएंट्स हासिल करना शुरू कर देता है। तो देखो, आप अपने आप को इसमें रखें। अगर आप वाकई किसी ये महसूस कर रहे हैं कि आप अमेज़ोन के जंगल में, जंगल छोड़ जाएं भाई, यू कांट ग्रो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉक्स फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को एक सेशन ये अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं वंस अगेन यही कहूँगा, आप लोगों ने बिल्कुल अपने सर पे किसी चीज़ को सवार नहीं करना। वी आर ऑल हियर, ठीक है, और वी विल डू एट आवर बेस्ट जितना हमसे हो सकेगा। ओवर टू सर तारिक साहब। अच्छा भाई, काफ़ी टाइम चूँकि लग गया है ऑलरेडी, आपके क्वेश्चंस आई एम श्योर के प्रेजेंटेशन में कवर हो गए हैं। तो कोई अगर सवाल हो तो पूछ लें। ऑनलाइन के भी जो सवालात थे आई एम श्योर के हल हो गए होंगे। और फर्दर जो है आई एम श्योर 2.5 घंटे बैठने के बाद अब आप में हिम्मत नहीं रही, तो सेशन को यहीं एंड करते हैं, फिर गपशप करते हैं। ऑनलाइन का सेशन भी ये जारी रहेगा, जिसको भी सवाल पूछने हैं वो हमसे ऑनलाइन पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह टेक्स्ट से हम स्टार्ट करें, कल हमारी पहली क्लास है। शेड्यूल जो होगा
STT सॉल्यूशंस का पेज है उसको और एडमिन के ज़रिए आपसे रब्ता होता रहेगा। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। ओके।